इनसे कुछ 92 वर्ल्ड कप की तरफ चलते हैं। आपके जो आपकी फैन फॉलोइंग बनी थी, सही, वो तो खैर वही वर्ल्ड कप 92 था। एक मोहर लगी थी इंजमाम उल हक की, और उसकी स्टोरी जो है वो बड़ी कमाल है, जो मैं बहुत लोगों से शेयर भी कर चुका हूँ कि हम पहली टीम उतरे, 8 प्रैक्टिस मैच खेले और एक्लिमेटाइज होने की खातिर जी 8 हार गए। 8 हार गए, बिल्कुल सही है। और आपको इमरान खान हमेशा से बैक कर रहे थे कि इंजी तुम मुझे वर्ल्ड कप जिताओगे, तुम वर्ल्ड कप जिताओगे, और आपको पहले नंबर से लेके 6 नंबर तक सब प्रैक्टिस मैचेस में ट्राई की, मगर रन्स नहीं हो रहे थे। सो वो मुझे बताएं, वो जो फेज था, क्योंकि वो भी कमाल फेज था, यानी कि 0 से हीरो बनने का फेज, कुछ शेयर करें फैंस के साथ। रमीज भाई, ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि इमरान भाई ने ना, जितनी मैं आप क्या कहना चाहिए कि जी अब गालियां कह लेनी चाहिए या उसमें कह लेना चाहिए, वो इसलिए क्योंकि जी इमरान भाई हर मीटिंग में कहेंगे कि जी वर्ल्ड कप इंजमाम स्कोर करेगा तो वर्ल्ड कप जीत जाएंगे हम। अब मैं वो प्रैक्टिस मैचों में भी आउट हुए जाऊं, अब सारे मेरी तरफ देख के कहें कि यार पता नहीं इसने इमरान खान पे क्या जादू कर रखा है, जो इधर से गुजरे उधर से गुजरे, कि यार अब ना मैं इमरान भाई को रोक सकता हूँ ना उन सीनियर को रोक सकता हूँ, अब मैं बीच में फंसा हूँ। अच्छा, इधर मैं प्रैक्टिस मैच में 8 पे आउट होके आ गए, तो मीटिंग हो रही है तो कह रहे हैं इंजमाम ने स्कोर कर दिया ना तो हम जीत जाएंगे। तो अब दूसरे जो उनसे लोग थे ना, वो मुझे ना बड़े टेढ़े हाथों से लेके कि यार इसने पता नहीं क्या कर रखा है। अच्छा, मैं आपको सीरियस बता रहा हूँ रमीज भाई कि कुछ लोगों ने बकायदा सीरियस कहा कि जी, उन्होंने कहा कि ये सैयद फैमिली का है और पीर घराने से है, हो सकता है कि इसने जादू ही कराया हो, क्योंकि जी ये बिल्कुल तो वो तो शुक्र। अच्छा, वो प्रैक्टिस मैच भी चले गए, प्रैक्टिस मैच के बाद है ना वो शुरू के मैचेस आए, शुरू के मैचेस में मेरे से स्कोर ना हुआ, तो इमरान भाई फिर भी यही कहे जा रहे हो, उनका जो उनसा ये बिलीव था ना, तो अल्लाह ने उसको उनको सच कर दिया, क्योंकि जी सेमीफाइनल की अल्लाह ने इनिंग्स ऐसी खिलवा दी मेरे से कि वो जो मेरे लिए भी यादगार इनिंग्स है। वो भी मैं यहाँ पे कोट करना चाहूंगा, वो जो पूल मैच था न्यूजीलैंड के खिलाफ सेमीफाइनल की इनिंग्स से पहले का, जहाँ पे आपने एक बड़ी जबरदस्त पुल शॉट खेली और फिर आउट हो गए आप, तो फिर हम वो मैच जीत गए। तो जब आप जहाज में अपने बोर्डिंग पास देख रहे थे, तो वो सीट नंबर जो थी वो इमरान खान के साथ निकल आई, वो जरा किस्सा जरा सुना दें। रमीज भाई, एक तो वो आपने उस मैच में 100 किया था और मुश्ताक की अच्छी परफॉर्मेंस थी। अच्छा, मैं एक ही चौका मार के आउट हो गया था। पहले तो मैंने वैसे ये पहले भी जिक्र किया कि जी पहले तो मेरे साथ ना एक सीनियर प्लेयर ने ड्रेसिंग रूम में मेरे साथ बहुत बुरी की, मेरे साथ आज तक इतनी बुरी नहीं हुई जो उस दिन मेरे साथ ड्रेसिंग रूम में हुई। मैं आधा घंटा रोता रहा हूँ, रियली सीरियस, आधा घंटा मैं शावर ले रहा था और शावर लेते हुए आधे घंटे में रोता रहा हूँ। तो माय गॉड, देखो उसका फल मिला ना तुम्हें, जो तुम बर्स्ट नहीं किया गुस्से से, अपने अंदर छुपा लिया। अच्छा, मैं बड़ा तो शावर में ना रमीज भाई, मेरे पे सारों से मुश्किल टाइम था कि जी मैं शावर में ना आधा घंटा तक मैं रोता रहा हूँ। सो खैर उसके बाद सारी रात में उदास रहा कि मैंने कहा कि यार अब मैं ना इमरान भाई को रोक सकूं, इमरान भाई याली बात कर देते थे दूसरे मेरे साथ वो। अच्छा, अगले दिन है ना, जिस हम जहाज में गए ना, तो मुझे बोर्डिंग पास मिला, तो मैं अपनी सीट ढूंढता हुआ आया, तो देखा तो मेरे सीट इमरान भाई पहले से बैठे हो, इमरान भाई के साथ मेरी वाली सीट हो। मैंने कहा लो जी यार, जब बुरा वक्त आता है ना, तो मैंने कहा कि चारों तरफ से आता है, कल इतनी डांट खाई है, आज फिर डांट का वक्त है। अच्छा, मैं इमरान भाई के साथ जाके ना सीट पे बैठ गया, तो इमरान भाई ने मेरी तरफ देखा, मेरे से कहा कि इंजमाम, इंजी तुमने कल क्या शॉट मारी थी। मैंने कहा था बस आज तो तुम इनकी उड़ा दोगे, तो तुम्हारी तो फॉर्म ठीक है। अब मैं इमरान भाई की तरफ देखा, मैंने कहा कि ये मेरे से मजाक कर रहे हैं, सही कह रहे हैं। इमरान भाई यही वाली बात कह के ना, वो पिलो लगा के ना, तकिए सर के पीछे लगा के ना सो गए। पूरी फ्लाइट में इमरान भाई सोते रहे, और हालांकि वो नोट करते थे कि कौन सोया है जहाज में, क्योंकि उनको डांट पड़ती थी कि देखो इसका तो दिमाग ही नहीं चल रहा, इसलिए इसको नींद आ जाती है। लेकिन मेरे ख्याल में वो मेरी दुआओं की वजह से सोए। मैंने पूरी फ्लाइट में दुआ मांगी कि या अल्लाह इमरान भाई की आंख ना खुले दोबारा पूरी फ्लाइट में, लैंड ही कर जाए फ्लाइट।
तो नहीं तो ये तो इनसी प्लेयर बनाने वाली बातें है ना, ये तो प्लेयर बनाने वाली बात है, इसलिए हम हमेशा उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि यहाँ से यहाँ उठाने के लिए उनके पास एक तो दिल से काम करते थे टैलेंट को और निखारने के लिए। रमीज भाई, जो इमरान भाई थे ना, इमरान भाई का सारा कैरियर है ना, जो उनकी बैटिंग का रिकॉर्ड है, बॉलिंग का रिकॉर्ड है, और जो चीजें अपनी वो एक अलग है, लेकिन जो उनका कंट्रीब्यूशन ये ना कि जी प्लेयर्स बनाने में जिस तरह वो प्लेयर्स के साथ डील करते थे, हालांकि लोगों के पास ये वाला कॉन्सेप्ट था कि जी इमरान भाई बहुत सख्त तरीके से पेश आते थे, कि बहुत सख्त कप्तान थे। हमारे साथ तो, मेरे साथ तो जितना भी एक्सपीरियंस हुआ या जो हमारे साथ खेलने वाले थे, इमरान भाई काम के वक्त सख्त थे, वैसे ये कि जी हेल्प करने वास्ते, दूसरों को सिखाने वास्ते, और सारों से बड़ी बात ये कि जिस टाइम आप पे बैड टाइम होता था तो आपके साथ खड़े होते थे कि जी आपको बताने के लिए, इस तरह नहीं होते। अच्छा, इमरान भाई की जो कप्तानी की सारों से बड़ी बात थी ना, इमरान भाई कोई बहुत टेक्निकल कैप्टन नहीं थे कि जी कोई बहुत टेक्निकल कैप्टनसी करते थे, लेकिन इमरान भाई अपने डिसीजन को बैक करते थे कि जिसको वो अच्छा समझते थे ना, कभी 1 से 2 इनिंग्स या किसी की एक सीरीज खराब हो गई तो कि जी ये प्लेयर बुरा हो गया, इमरान भाई कभी इस तरह नहीं करते थे कि जी वो अपने प्लेयर्स को बैक करते थे। इसलिए जो आप कह रहे हैं ना कि रिस्पेक्ट आज भी सारे इमरान भाई करते हैं, वो इसलिए करते थे कि इमरान भाई है ना प्लेयर्स को है ना बहुत रिस्पेक्ट करते थे और उसको प्रॉपर उसके मौका देते थे इसको। अच्छा इनसे 2 इनिंग्स वो जो लाजवाब इनिंग्स थी, एक तो सेमीफाइनल और फिर फाइनल की। सेमीफाइनल में तो सिचुएशन तो पता ही है, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो गई थी। तो जब आप बाहर देख रहे थे और जब बैटिंग करने गए, तो पहले तो ये कि आप अवेलेबल ही नहीं थे उस दिन, उस सुबह को, इसलिए कि ऑलमोस्ट आपने तो इनकार कर दिया था कि मैंने तो मैच नहीं खेलना, मैं अनफिट हूँ। तो शायद पता नहीं लोगों को ये बात पता है या नहीं पता, ये भी थोड़ा सा तस्करा करें कि इंतखाब आलम ने आपके साथ किया क्या नाइट बिफोर? इंतखाब आलम ने ना मुझे असल में ना, मैंने उनसे कहा कि, उन्होंने कहा कि ये 2 गोलियां खाओ, इससे तुम्हें डीप स्लीप आएगी। हालांकि मैं जवानी में रमीज भाई डीप स्लीप ही सोता था, कभी ऐसा नहीं हुआ कि तो उन्होंने मुझे 2 गोलियां खिला दी। मोइन मेरा रूममेट था, मोइन खान। तो मैं सारी रात है ना वॉमिटिंग करता रहा, वो बेचारा भी मेरी वजह से ना डिस्टर्ब रहा सारी रात। बड़ा मैच था, सेमीफाइनल था, वो भी मेरे साथ है ना परेशान रहा। तो खैर सुबह है ना, अब मेरे में हौसला ही ना हो गया कि जी मैं इमरान भाई को बताऊं कि इमरान भाई मेरे साथ तो ये हुआ है। तो मैंने मुश्ताक से कहा कि मैंने कहा मुश्ताक जरा इमरान भाई से कहा कि इसकी ये तो सारी रात है ना, इसने 7-8 वॉमिटिंग की है, तो इसके लिए खेलना मुश्किल है। तो मुश्ताक ने कहा ना, तो इमरान भाई ने मुश्ताक से कुछ नहीं कहा, उसके पीछे मैं था, मेरी तरफ मुड़े कि जो मर्जी हो जाए, तूने खेलना ही खेलना, जो मर्जी हो जाए। अब मैं खामोश, मैंने कहा कि जी अच्छा। अब आप ये रमीज भाई, वैसे याली चीज सोचने की है कि जी एक आदमी पहली दफा वर्ल्ड कप में आया है, ठीक है जी, उस टूर पे जाके 7 से 8 इनिंग्सें वर्ल्ड कप की खेल चुका है, उससे पहले 7 से 8 इनिंग्सें प्रैक्टिस मैच की खेल चुका है, और जिसमें उसकी कोई परफॉर्मेंस नहीं है, और कोई कप्तान फिर भी उस पर इतना ट्रस्ट करे, बड़ी बात है। इसको क्या, बिल्कुल सही बात है। मुझे इंजी उनके वर्ड्स याद हैं, उन्होंने कहा इंजी देखो आखिरी मैच समझ लो इसको, इसलिए कि वो तो हम पहुंच गए थे विन, मतलब है डू और डाई सिचुएशन थी, तो लगा दो जोर, आज एक मैच हो, शायद हमारा आखिरी मैच हो, तो खेल जाओ। मुझे अच्छी तरह याद है। तो इमरान भाई ना हमेशा ना पॉजिटिव बात करते थे कि जितनी भी टफ सिचुएशन हो ना, तो उसमें पॉजिटिव बात करते थे। तो इमरान भाई ने यही कहा कि जी तुमने खेलना है, क्योंकि ये आखिरी मैच समझ के खेलो, लेकिन खेलना लाजमी है। क्योंकि जिस टाइम टीम अंदर वार्म अप कर रही थी, मैं ट्रीटमेंट टेबल पे लेटा हुआ था, तो एक डॉक्टर थे जो अमेरिका से आए हुए थे, जिनको बाद में बड़ी डांट शांट भी पड़ी थी इमरान भाई से। अब ये तो इंटरव्यू में नहीं बता, ये आपको पता होगा। तो वो बेचारे मुझे ट्रीटमेंट दे रहे थे। तो उसके बाद ये कि जी मैं उस काबिल हुआ कि जी मैं जाके ना खेल सकूं।
तो बस तो वो इनसे क्या था, अल्लाह ने दिन ऐसा रख रखा था। आर पार के माइंडसेट से गए थे इनसे कि बस आज तो कुछ भी हो जाएगा, मैंने मारना है और बस अपने आप को बैक करना है? क्या ये सोच थी कि मैं हार नहीं सकता हूं आज? अच्छा, रमीज भाई, जिस टाइम बैटिंग के लिए जा रहा था ना, तो इमरान भाई आउट होके जा रहे थे, तो क्रॉस हम कर रहे थे, तो इमरान भाई ने मेरे से कहा कि जी अपनी नेशनल गेम खेलना, खुल के खेलना। हालांकि वहां जावेद भाई थे, जावेद भाई मुझे थोड़ा रोकने की उन्होंने कोशिश की कि जी आराम से खेल। तो मैंने ये डिसाइड कर लिया था कि जैसे इमरान भाई ने मेरे से कहा ना कि जी तूने अपने स्ट्रोक्स खेल ले, तो मेरी यही कोशिश थी कि जी मैं जिस तरह खेलता हूँ ना, और मैं उसी तरह ही खेल लूं। तो अल्लाह का करना उस दिन ऐसा हुआ कि जो चीज मैंने ट्राई की है ना, वो मेरे बल्ले के बीच में लगी। और अच्छा, मैं जिस अगेंस्ट टाइम द विंड 60 पे छिक्के रमीज लगाए भाई इनसे। आउट हो गया ना जी, अगेंस्ट द विंड छिक्का लगा दिया तुमने, एक तो बड़ा भरपूर शॉट था वैसे वो। हाँ जी, वो हुआ, वो ऑकलैंड की बाउंड्री भी जरा उस साइड से थोड़ी सी छोटी थी, उस चीज का भी एडवांटेज मिल गया। अच्छा, मैं जिस टाइम रन आउट हो गया ना, तो अब मैच ऐसा, हालांकि उस टाइम मैच की सूरत बदल गई थी कि जी हम बड़ी अच्छी पोजीशन में आ गए थे। अब मेरा दिल ही ना करेगा कि जी मैं ड्रेसिंग रूम में जाऊं। मैंने ड्रेसिंग रूम में सारों से आगे इमरान भाई ने बैठे होना है, वो कहेंगे तो इस क्रूशल मौके पे रन आउट होके आ गया। तो मैं बड़ा डरता डरता ना ड्रेसिंग रूम में जा रहा था, क्योंकि मैंने कहा कि यार आज है ना। तो इमरान भाई है ना, मुझे ट्रीटमेंट टेबल पे बैठे थे, तो जिस तरह ही मैं, आपको ऑकलैंड का याद होगा कि सिटिंग का ऊपर था, ड्रेसिंग रूम नीचे होता था, तो उसमें उन्होंने छलांग मार के इमरान भाई ने ना मुझे ना गले लगाया। तो मुझे थोड़ी देर के बाद यकीन आया कि नहीं, तू सही काम करके आया, कोई ऐसी बात नहीं अगर आउट हो गया तो ये जिंदगी का बड़ा मेरा एक यादगार, जिस तरह ना कुछ मैचेस में से ना एक यादगार मैच है कि जो ये सेमीफाइनल है, कि हमारे इससे लिए मेरी तो जिंदगी का रुख बदला। यही है हमारा जो बॉन्ड एक बना हुआ है, एक हिस्ट्री। ड्रेसिंग रूम में मैं हमेशा मानता हूं कि प्लेयर वही है जिसकी ड्रेसिंग रूम में इज्जत है। जो मर्जी अखबार वाले लिख लें, जो मर्जी मीडिया वाले बोलते रहे, प्लेयर्स अगर जिस प्लेयर की इज्जत करते हैं वही ग्रेट प्लेयर है। और आपकी ड्रेसिंग रूम में माशाल्लाह से हमेशा से पहले मैच से लेके आखिरी मैच तक बेइंतहा इज्जत रही है। और यही जो है वो आपकी कामयाबी का भी राज है। यानी कि क्रंच प्लेयर, क्रंच बैट्समैन हमेशा हर मौके के ऊपर। इंजी आगे चलते हैं थोड़ा सा इंजी, अब बात करते हैं मॉडर्न डे क्रिकेट की तरफ। आप प्लेयर से फिर चीफ सेलेक्टर बने। ये जो ट्रांजिशन थी, ये कैसा एक्सपीरियंस था? ये कितना बड़ा चैलेंज होता है एक क्रिकेटर के लिए कि खेलने से जब वो आ जाता है कोचिंग स्टाफ में या सिलेक्शन स्टाफ में, कितना बड़ा चैलेंज था ये? रमीज भाई, ये बड़ा मुश्किल जॉब थी जो मेरे पास सिलेक्शन की जॉब थी ना। अब एक तो ये मुश्किल था, एक तो मसला सारा ये होता है कि परफॉर्मेंस लड़के नहीं करते थे, बुरा भला मुझे कहा जाता था। मैंने कहा कि यार, मैंने कहा जाने दो यार, मैंने कहा मैं तो अपना खेल लिया जो 16-18 साल, उस टाइम भी बुरा भला कहते रहे, अब भी कहे जा रहे हो। तो एक तो इसमें आपके बस में चीजें नहीं होती, ठीक है, फ्रस्ट्रेशन होती आपके है, हाथ में नहीं है कोई चीजें कि जी आप कर सकते हो। आपने सिलेक्शन सही करके भेजी सारी चीजें, अगर एक लड़का उधर स्कोर ना किया तो हो जाता है कि जिस टाइम आप सिलेक्ट करते कोई स्कोर नहीं भी करता, कुछ आउट भी नहीं करते, कुछ परफॉर्मेंस नहीं देते, वो कहते हैं कि जी सिलेक्टर्स ने मरवा दिया कि जी सिलेक्शन सही नहीं है। तो ये बड़ी मुश्किल चीज है। लेकिन रमीज भाई, इसमें ये एक चीज जरूर ये वाली चीज है कि मैंने जिस चीज को एंजॉय किया था कि जिस टाइम मेरे पास ये वाला सिलेक्शन का 3-3.5 साल का टाइम आया था ना, तो मैंने ना बहुत सारे यंगस्टर्स को लेके आया जिन्होंने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस की। अच्छा, इसको देख के खुशी भी बहुत होती है कि किसी लड़के को आप सिलेक्ट करके लेके आते हैं ना, और वो फिर जिस टाइम परफॉर्मेंस देता है, अच्छा खेलता है, तो बड़ी अच्छी चीज है। अच्छा, लड़कों को इस चीज में, मैं जो सिलेक्शन में ना, बहुत सारे लोग इस चीज को अहमियत नहीं देते, लेकिन मैं इस चीज को कह रहा हूँ कि जो चीफ सेलेक्टर होता है ना, वो तीसरे नंबर पे आता है। पहले नंबर पे कप्तान की राय को सारों से ज्यादा अहमियत देनी चाहिए, उसके बाद कोच है, फिर सेलेक्टर्स आते हैं। तो अगर इनका तीन का कॉम्बिनेशन सही होगा ना, क्योंकि जी चीफ सेलेक्टर का, कोच का और कप्तान का, तो आप बेहतर रिजल्ट है ना प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये बड़ी अहम चीज है। मैंने अक्सर पाकिस्तान में ये देखा है, बहुत ज्यादा हमारे में ये वाली चीज आ गई जिससे हमें बहुत ज्यादा डैमेज हुआ है कि आपके कप्तान
और कोच है ना डिफरेंट पेज पे होते हैं, क्योंकि जिस टाइम आपको चीफ सेलेक्टर के पास आना चाहिए ना, ये मेरे साथ हुआ, इसलिए मैं कह रहा हूँ पाकिस्तान क्रिकेट के लिए ना, कि मेरे साथ कप्तान कुछ और प्लेयर्स की बात करता था, कोच किसी और प्लेयर्स की बात करता था। मैं कोई भी प्लेयर दे दूं, लेकिन अगर कोच और कप्तान एक पेज पे नहीं होंगे ना, तो ये पाकिस्तान टीम को बहुत नुकसान होगा। तो ये जो सिलेक्शन वगैरह है ना, ये इतना बहुत ज्यादा मैटर नहीं करती, लेकिन ये अगर दोनों एक पेज पे हो तो आप रिजल्ट अच्छे प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इनसे फिर ये जो एक बंदे को 3 ओहदे जो दिए हुए हैं आजकल, जिसमें कोच भी है, बैटिंग कोच भी है वो, और सेलेक्टर भी है, चीफ सेलेक्टर भी है, ये इसके मुतालिक आपकी क्या टेक है? 1-2 और रह गए थे, वो भी दे देते। आपने जवाब दे दिया, काफी है। नहीं नहीं रमीज भाई, असल में देखना, ये जो कोचिंग का काम है, सिलेक्शन का काम है ना, ये प्रॉपर एक काम है, क्योंकि जी एक बंदे के लिए ना बड़ा मुश्किल। जिससे मैं शुरू में चीफ सेलेक्टर आया था ना, तो मेरे से पाकिस्तान बोर्ड ने ना, शहरियार साहब ने मेरे से ये कहा था कि तुम अंडर 19 भी ले लो, तुम पूरी पाकिस्तान की सिलेक्शन ले लो। तो मैंने उनको मना किया था, कि मैंने कहा कि जी मैं पूरी सिलेक्शन नहीं ले सकता, मैं इतना कवर नहीं कर सकता, क्योंकि ये एक पूरा काम है कि जी आपको जाके प्लेयर्स का देखना, उसके बाद कि जी अगर पाकिस्तान टीम खेल रही है, जो उनसी आपकी सेकंड स्ट्रेंथ है, उसके साथ आप खड़े होकर प्रैक्टिस उनको करवा रहे हैं, उनको देख रहे हैं कि जी कौन सा लड़का कितना है, ये एक काम है। और जो कोच है ना अपना, उसके ऊपर तो बहुत ज्यादा प्रेशर वाला काम है, क्योंकि जी सारे टाइम वो पाकिस्तान टीम के साथ है, वो उसकी प्लानिंग कर रहा है, उस चीज का कर रहा है। जिस तरह थोड़े अरसे के बाद प्लेयर्स को भी रेस्ट की जरूरत होती है, इस तरह कोच को भी मेंटली उसके ऊपर भी बहुत प्रेशर होता है, उसको भी रेस्ट की जरूरत होती है। तो ये मेरे ख्याल में किसी एक आदमी के साथ है ना, कि ये दोनों ओहदे रखना, मेरे ख्याल में उसके ऊपर, मिसबा के ऊपर है ना, बहुत ज्यादा प्रेशर भी आ जाएगा, और मेरे ख्याल में इसकी वजह से वो दोनों के साथ जस्टिस भी नहीं कर सकेगा। अच्छा इंजी, मेरी टेक तो ये पब्लिक हो चुकी हुई है रिगार्डिंग के वनडे क्रिकेट में या व्हाइट बॉल क्रिकेट में यूथ के साथ हमें एक्सपेरिमेंट करना चाहिए, और जो पुराने जो एक्सपीरियंस कह लें, या आपने जिन्होंने जो स्टार्स रहे हैं, मगर आप उनकी उम्र, ढलती हुई उम्र में उनको वापस लेके आ जाना इस प्रीटेक्स्ट के ऊपर कि वर्ल्ड कप इवेंट होने वाला है तो हमें एक्सपीरियंस चाहिए, और ये हम बहुत दफा एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं। आपसे मैं सुनना चाहता हूं कि आपके ख्यालात क्या है, क्या ये फॉर्मेट बना हुआ है यंगस्टर्स के लिए, और पाकिस्तान के पास, जैसे आपने कहा आपके दौर में भी क्वालिटी के यंग प्लेयर्स आए हैं, सो इस ट्रेडिशन को हम आगे लेके क्यों नहीं चलते हैं? ऐसा माइंड क्यों नहीं बनाया हुआ कि जैसे सारी दुनिया चल रही है कि व्हाइट बॉल क्रिकेट में आप यंग ब्रिगेड को इंट्रोड्यूस कराते हैं। जैसे पीएसएल में हमने देखा यंग फास्ट बॉलर्स भी दिखे, 2-4 अच्छे नए अंडर 19 लेवल के या 22-23 साल के जो लड़के थे बैटिंग के हिसाब से, वो भी ठीक ठाक दिखे। क्या इनकी जगह नहीं बननी चाहिए रेगुलरली व्हाइट बॉल क्रिकेट में? रमीज भाई बिल्कुल बननी चाहिए। और अब है ना, मैं आपको सही बात बताऊं, क्योंकि जी जो 15-20 साल पुराने सूरत हाल है ना, अब वो चेंज हो गई है। अब एक तो ये पीएसएल से इस तरह के टूर्नामेंट्स ने ना बहुत सारे नए लड़कों को लेके आना शुरू किया, और जियाली गेम है भी अब नए लड़कों की, क्योंकि जी इसको करना चाहिए। लेकिन हम आगे फंसते पता किधर है, हम है ना प्लान है ना पहले नहीं करते, क्योंकि जी हमें एकदम एहसास हुआ कि जी हमें नए लड़के लेके आने चाहिए, जिस टाइम वर्ल्ड कप से एक टूर्नामेंट पहले है। तो हमें इस चीज को थोड़ा सा प्लान है ना पहले बैठ के करना चाहिए, क्योंकि जी हमने क्या करना चाहिए। और ये बड़ा जरूरी अब ये पाकिस्तान के लिए है, क्योंकि अगर पाकिस्तानी क्रिकेट को हमने आगे लेके जाना है ना, तो हमें इसको बैठ के प्लान करना पड़ेगा। और ये बिल्कुल सही है, आप या इसको इस तरीके से कह लें कि जिस तरह ये T20 है, ODIs है और टेस्ट मैचेस है, इसकी हम डिफरेंट टीमें बना सकते हैं। बहुत सारे कंट्रीज ने की हैं जो कामयाब एक्सपीरियंस है उनका, तो अब हम ये कर सकते हैं। लेकिन इसको हम है ना प्लान नहीं करते इस चीज का, हम बैठ के इस चीज का बात नहीं करते। जिस तरह ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स थे ना, वो हर एक प्लेयर का उन्होंने, आपने भी देखा होगा कि जी उन्होंने लगा रखा था कि जी ये स्टीव वॉय है, ये 2005 तक खेल सकता है, या मार्क 2002 तक खेल सकता है। तो वो उनकी लोग है ना उनके पीछे से तैयार करते थे। हमारे पास ये वाला प्रोसीजर बिल्कुल नहीं है। हम ये नहीं सोचते, हम एक दिन सडनली कोई लड़के ने आके 70 किया, हम कहते हैं ओ मिल गया बस, तो हम उसके पीछे काम नहीं करते। तो हमारे मेरे ख्याल में हमें थोड़ी सी इस चीज की प्लानिंग करनी चाहिए। दूसरा मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान का जो डीएनए है ना, जो खासा है, वो है एग्रेशन।
और वो है चांस लेना। हम प्रोसीजर प्रोसेस वाइज कई दफा जो है बाकी मुल्कों से मार खाते हैं, मगर नेचुरल टैलेंट एबिलिटी हमारे लड़कों में इतनी होती है कि हम इम्पॉसिबल सिचुएशन से वापसी कर जाते हैं। मुझे लग रहा है कई ऐसा तो नहीं आपके ख्याल से हो रहा कि हम डरने से बहुत ही घबरा के और फिर फॉल बैक कर जाते हैं ऐसी ऑप्शंस के ऊपर, जो कि हमें पता है कि 2-3 महीने से ज्यादा अरसे से ज्यादा ये ऑप्शन काम आने वाली नहीं है। रमीज भाई, एक बड़ा अरसा हमारी क्रिकेट में ये रहा है कि जी हम सीरीज बाय सीरीज खेलने के जी बस ठीक है कि जी इस सीरीज में हमने परफॉर्मेंस दे ली ना, तो बस हम अपने आप को सेव करने के चक्कर में रहे। देखो, जो बड़े प्लेयर होते हैं ना, वो एक तो लंबा सोचते हैं कि जी इनको जिस टाइम तक जहन से याला इमरान भाई की जो कामयाबी थी ना, जो अभी जिसकी हम बात कर रहे थे कि जी अगर एक सीरीज खराब होगी तो वो उसको बाहर नहीं निकालते थे, उनको मौका देते थे। हालांकि अपने वक्त में जिस टाइम हम लोग खेलते थे, इंडिया की टीम ऑन पेपर बड़ी मजबूत उनकी बैटिंग होती थी और हमारे रिकॉर्ड उनके बैट्समैनों जितने नहीं होते थे, लेकिन अगर हमारे में से किसी ने 30 किया, 40 रन किए, टीम के लिए किए, बिल्कुल, सो टीम के उनके किसी ने 100 कर लिए तो वो उस टाइम टीम के लिए नहीं होता था क्योंकि जी वो अपने लिए खेलता था। तो इससे फर्क पड़ा है कि अब हमारी टीम में ये वाली चीज है कि जी आप बाहर होने से बहुत ज्यादा घबराने लग गए हैं कि आपकी 1 से 2 इनिंग्स होंगी ना, तो आप टीम को रियलाइज ही नहीं करते कि टीम की रिक्वायरमेंट क्या है। तो हमारे में ये वाली चीज है ना बहुत ज्यादा आती जा रही है कि जी हम अपने लिए हम सेफ हो जाए। जिस टाइम आप जब तक आप ये सोचते रहेंगे ना, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जिस टाइम कप्तान और कोच एक पेज पे होंगे, वो अपने प्लेयर्स को कॉन्फिडेंस देंगे ना, तो फिर ये आपको ये वाली सूरत निकलेगी कि जी आप जो मैच की रिक्वायरमेंट है, जो टीम की रिक्वायरमेंट है, जो सिचुएशन की रिक्वायरमेंट है, आप उस पर खेल लेंगे, फिर आप जीतना शुरू करेंगे। हाँ सही, बिल्कुल सही पॉइंट है आपके इंजी। चलते हैं जो रेटिंग्स की तरफ थोड़ा सा देख लेते हैं हिसाब किताब। बाबर आजम पसंद आया आपको इंजी? ये बहुत जबरदस्त बैट्समैन है। पाकिस्तान में मैंने बड़े अरसे के बाद कोई बैट्समैन देखा है जो क्वालिटी, जिसमें क्वालिटी प्लेयर है कि और मजेदार खेलता हुआ भी अच्छा लगता है। और मेरा नहीं ख्याल कि जिस तरीके से वो रन्स करता है मुसलसल, कि इतना किसी और बैट्समैन ने मुसलसल स्कोर किया हो पाकिस्तान के लिए। बिल्कुल सही। और फास्ट बॉलिंग में कुछ नए लड़के आए हैं, आपको मुतासिर किया उन्होंने? अभी पीएसएल में देखे 3-4 खासी तेज स्पीड वाले हैं। जी, नसीम शाह पाकिस्तान को अच्छा मिला है, उसने तो टेस्ट मैचेस में 5 आउट भी किए हैं। एक आकिफ जावेद लड़का था, इस्लामाबाद की तरफ से खेला था, लेफ्ट आर्म बॉलर। उसका है ना बॉल है ना बड़ा कम फास्ट बॉलर, उसका मुझे ना बॉल आजकल स्विंग होता हुआ नजर आया। नए बॉल से उसका बॉल अंदर भी आ रहा था और बाहर भी निकल रहा था। मूसा खान पाकिस्तान का बड़ा अच्छा आया है। तो ये फास्ट बॉलर्स की लॉर्ड पाकिस्तान में हमेशा आती रहती है। जिस तरह रमीज भाई आपने पहले कहा था ना कि बैट्समैनों पे ना थोड़ा सा हमें ना वरिड होने की है कि जी हमें वाले बैट्समैन नहीं मिल रहे और एक हमें ऑलराउंडर्स नहीं मिल रहे, क्योंकि जी जिस तरह के ऑलराउंडर्स हमारे पास आते थे ना, उसको भी हम लैग कर रहे हैं। तो इनसे चलते चलते अगर आप सलाह मशवरा या 1-2 चीजें ठीक करने की सोचे हैं पाकिस्तान क्रिकेट के साथ, क्या इंपॉर्टेंट 2-1 चीजें होंगी जो आप समझते हैं कि इस वक्त अगर हम उस तरफ निकले तो बहुत फायदा होगा? रमीज भाई, एक तो ये कि जी जिसको आप सिलेक्ट करें उस पर आप है ना ट्रस्ट करें, कि जी उसको 1 से 2 इनिंग्सों पे या 1 से 2 परफॉर्मेंस पे बार ना बिठाए, उस पर ट्रस्ट करें। दूसरी चीज ये है, पाकिस्तान की मैं अभी क्योंकि पिछले 3-4 साल से बोर्ड के साथ रहा हूँ, मेरे साथ भी मैं भी इस चीज को देखता रहा हूँ, अभी भी मैं महसूस कर रहा हूँ, कोच और कप्तान एक पेज पे हो जाए, आपकी टीम का रिजल्ट बेहतर हो जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इंजी, आपसे हमेशा गुफ्तगू करके बड़ा मजा आता है। वो किस्से 1-2 तो रह गए, वो चलते चलते मैं चाहता हूँ आप लोगों को वो किस्सा जरूर बता जाएं, मुश्ताक अहमद वाला, जो आपके साथ बैटिंग कर रहे थे और जब आप 95 पे खेल रहे थे और आपने उनसे टीम जाके मिडवे पिच के ऊपर कहा कि क्या होने वाला है। वेस्ट इंडीज के खिलाफ ये मैच था इंजी, क्योंकि ये बहुत ही आला प्राइसलेस किस्म का ये सिचुएशन है जो इंजी मैं आपसे फिर से सुनना चाहूंगा। रमीज भाई, शुक्र है ये हुआ कि आपने बता दिया कि वाला बता दो, वरना मुश्ताक के साथ मेरे बैटिंग के बहुत सारे वाकयात हैं। ठीक है जी, उसने बहुत सारे तो एक तो वो भी बड़ा अच्छा है, वो जब शॉर्ट लेग पे आप गए थे और ये खूब चौके खा रहे थे, शॉर्ट बॉलिंग कर रहे थे। तो अगर असल में अगर आप ये मजाक ना करें बीच में, तो ये चीजें ना करें, तो फिर
तो आपके ऊपर प्रेशर आता रहता है कि जी आप सारे टाइम इस तरह, तो ये वाली चीजें जरूरी है। खैर वो वेस्ट इंडीज में पेशावर में हम खेल रहे थे, सो वॉल्स बॉलिंग कर रहा था तो 9 आउट हो गए। सो मुश्ताक अंदर आए तो मैंने मुश्ताक से सिर्फ ये कहा, मैंने कहा दूसरी तरफ से ना वो उनका एक राइट आर्म लेग स्पिनर था जिसको सारे दुआ मांगते थे कि ये हमारी बैटिंग पे बॉलिंग करे, तो वो उधर से बॉलिंग कर रहा था। तो मैंने मुश्ताक से कहा, मैंने कहा देख मुश्ताक, एक बॉल रह गई है और ये वॉल्श करा रहा था, ये वॉल्श करा रहा था, मैंने कहा इसने तुझे यॉर्कर मारना है और मैंने कहा तू जरा ख्याल करियो कि बस है ना ये यॉर्कर रोक ले। मुश्ताक ने कहा फिक्र वाली कोई बात नहीं है, तू फिक्र ना कर। तो मेरा ना हैमस्ट्रिंग खिंचा हुआ था, तो मैं लेग अंपायर पे खड़ा था, मैं रनिंग कोई और कर रहा था। अच्छा, वॉल्श आया, उसने यॉर्कर मारा, मुश्ताक बोल्ड हो गया और ये बोल्ड होते ही ना ड्रेसिंग रूम की, इसने मेरी तरफ देखे, ड्रेसिंग रूम की तरफ तेज चल पड़ा। मैं इसके पीछे आवाजें दे रहा हूँ, मुश्ताक मुश्ताक, ये सुनेगा मेरी बात। खैर मेरे हालांकि टांग में चोट लगी हुई थी, फिर भी मैं भाग के इसके पास पहुंच गया। मैंने कहा यार मैंने तेरे से कहा था कि वो यॉर्कर मारेगा, तो तू फिर बीट हो गया। मेरे से कहता है कि यार मुझे लगा ये बाउंसर मारेगा। मैंने कहा यार तुझे क्यों लगा? कह रहा कि वो जरा तेज भागा ना, तो मैंने कहा ये मुझे बाउंसर ही मारेगा। तो ये ब्रिलियंट है एब्सोल्युटली। और वो और जो बॉलिंग में शॉर्ट लेग वाला वो भी किस्सा बनता है जी। वो मैं सिल्ली पे फील्डिंग कर रहा था, हम एजबास्टन में टेस्ट मैच खेल रहे थे, तो एलेक्स ट्रूवर्ड है ना वो शॉट मार रहा था, वो मेरे कभी कान के इधर से कभी इधर से, तो मैंने फिर ना इसको 2-3 क्लैपिंग की, उसमें ना मैंने क्लैपिंग करके ना माफी मांग लेता था जिस तरह क्लैप करके ना, मैंने कहा वेल बोल्ड, वेल जी इस तरह, मैंने कहा जी वेल बोल्ड मुश्ताक। तो इसने बॉल नीचे फेंकी, वसीम भाई कप्तान थे, ये वसीम भाई के पास चला गया कि ये देख लो कि जी पहले मार पड़ दिया, ऊपर से ये हमारा मजाक उड़ा रहे हैं। तो वसीम भाई ने कहा क्या किया? मैंने कहा वसीम भाई मैं तो इसको इस तरह कह रहा हूँ। तो इतनी हम तीनों को हंसी, हम तीनों ही वहाँ ग्राउंड में ना जमीन पे ही लेट गए क्योंकि यार ये क्या की चीजें ना ग्राउंड में चलती रहती है, तो थोड़ा सा ना बंदा जिसमें दूसरी की पार्टनरशिप लगी हो या आपके ऊपर प्रेशर हो तो रिलीज हो जाता है। तो इस तरह की चीजें अच्छी है, तो चलती रहनी चाहिए। नहीं बिल्कुल अच्छी है। एक मैं और जाते जाते किस्सा इंजी का सुना दूं। मैं और इंजी बैटिंग कर रहे थे, मुल्तान की बात है, आई थिंक श्रीलंका आई थी। इंजी मेरा ख्याल आपने 100 किया था वहां पे, सो मैंने और आपने ओपन की थी। तो आपको याद है मैंने क्या कहा था? क्योंकि आप निकल के सीधी हिटें मार रहे थे और मुझे पहली दफा ये डर लग रहा था कि मैं अगर मेरे तरफ बॉल आ गई तो मैं मर जाऊंगा, क्योंकि मेरे पास टाइम भी नहीं होगा रिएक्ट करने का। सो मैं ऐसे नॉन स्ट्राइकर पे बल्ला रखा हुआ था और ऐसे करके मैं स्टार्ट ले रहा था कि बॉल सीधी आई तो मैं बच जाऊंगा। सो इंजमाम की जो वो मेरे ख्याल से इतनी जोर से पाकिस्तान की क्रिकेट हिस्ट्री में कोई हिट नहीं मारता था इंजी। हालांकि मैं स्ट्रेट राइट ठीक ठाक कर लेता था, मगर आप जितनी जोर से सीधी हिट कोई मारने वाला नहीं था। तो मुझे वो अभी तक आपकी इनिंग्स याद है। वो रमीज भाई वो जवानी की बात है, 91 की बात है, तो 91 में तो जवानी में तो सारे लोग ही मार लेते हैं। नहीं लेकिन बहुत ही आपकी तो मेरा एक बहुत अच्छा वक्त, मैं तो बहुत लकी रहा हूँ क्योंकि जो अब लेजेंड्स ऑफ द गेम है उनके साथ मैंने बात पहले भी की थी कि जो 5 प्लेयर्स मैंने पिक किए इंजी, उसमें आप हैं, जावेद, इमरान भाई, वसीम हैं और अब्दुल कादिर को, इसलिए कि लेग स्पिनिंग आर्ट में उन्होंने एक तरह से इंट्रोड्यूस करवाया पाकिस्तान में और फिर जो वनडेज में जाके उन्होंने परफॉर्म किया। सो मैं आप सबके साथ खेला हूँ, सो इसलिए भी मुझे आइडिया है कि आप लोगों की ग्रेटनेस कितनी है। और आपकी इसलिए भी क्योंकि वनडे में मिडिल ऑर्डर में ऐसी बैटिंग परफॉर्मेंस दिखने को नहीं मिली। टेस्ट मैचेस में मैच विनिंग 100s और फिर लंबा लंबा स्कोर और फास्ट बॉलिंग को अगर खेलना जो किसी ने सिखाया एक तरह से फ्रंट फुट पे जो बड़ी बड़ी शॉट्स, और आपके पास टाइम था पुल करने का, इस वजह से आप मेरे खास फेवरेट हैं और आपने उस लिस्ट में नाम बनाया जी। आपको एक तो इसलिए कि मैं बड़ा जैसे कमेंट्री करता हूँ ना, मेरे लिए क्रिटिकल एनालिसिस बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं और मुझे बड़ी मुश्किल से कोई प्लेयर जो है वो पसंद आता है। आप मुझे हमेशा से एफर्टलेसली पसंद है जी। सो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला। बहुत मेहरबानी रमीज भाई, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। थैंक यू।